प्रिय विद्यार्थियों, रेखा व कोण टॉपिक की इस निःशुल्क परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री का ये टॉपिक रेखा व कोण का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक कक्षा 6, 7, 8, 9 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट है, सीटेट है, एस्टेट है, एसएससी है, इन परीक्षाओं में इस टॉपिक के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले हम इस टॉपिक के में कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। कुछ बेसिक शब्द जो इस टॉपिक में काम में लिए जाते हैं उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री में जो इस टॉपिक में जो वर्ड्स अपने को यूज लेने होंगे उनका अपन अध्ययन करें। आओ, ये देखो आप, सबसे पहले बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न मोटाई हो। या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्किल जिसमें रेडियस नहीं हो या नगण्य रेडियस हो, इसको हम बिंदु को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पेन्स के डॉट से अपन लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो बिंदु की डेफिनेशन के बाद में अपन लोग अगली जो डेफिनेशन है वो है किरण। किरण अनंत बिंदु व अपरिमित लंबाई का एक ऐसा सीधा संग्रह है जिसका एलिमेंट्री पॉइंट तो फिक्स होता है। प्रारंभिक बिंदु तो उसका फिक्स होता है, परंतु अंत बिंदु फिक्स नहीं होता। देखो, ये दूसरी तरफ चली जा रही है, इसका टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं है, अंत बिंदु इसका फिक्स नहीं है। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे अपने को। बहुत सारे बिंदु इसके ऊपर देखे जा सकते हैं, बहुत सारे बिंदुओं से बनी है ये। और इसकी जो लंबाई है वो भी क्या है? अनंत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन सूर्य को देखते हैं। सूर्य जैसे फिक्स पॉइंट हो गया अपना, और उससे किरणें जो हैं वो हमारी तरफ पृथ्वी की ओर आती हैं। तो इनकी जो लंबाई है वो क्या नहीं होती है? फिक्स नहीं होती है। और इन पे बिंदुओं की संख्या भी अनंत होती है, और अंत बिंदु भी फिक्स नहीं होता है, और प्रारंभिक बिंदु आपका सूर्य हो गया। तो ये किरण का एग्जाम्पल हो गया। चलो, उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं रेखा। रेखा की परिभाषा देखो क्या है। अनंत बिंदु व अपरिमित लंबाई का एक ऐसा संग्रह जिसका न तो प्रारंभिक बिंदु फिक्स हो और न ही अंत बिंदु फिक्स हो। देखो, इसमें आपको ना तो प्रारंभिक बिंदु फिक्स दिख रहा, ना अंत बिंदु फिक्स दिख रहा। ये उस साइड में बढ़ रही है, इस साइड में भी बढ़ रही है। अगर हम यूं कहें कि अनंत बिंदु व अपरिमित लंबाई का सीधा संग्रह, तब तो जैसे ये यहां इस चित्र में दिखा रखा है, तब तो ये संग्रह कहलाएगा आपका सरल रेखा। सरल रेखा। और अगर ये संग्रह टेढ़ा मेढ़ा हो तो फिर अपन लोग इसको कह देंगे वक्र रेखा। देखो, इस प्रकार से ये लो, ये इस प्रकार का संग्रह है, इसको अपन लोग क्या कह देंगे? वक्र रेखा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो क्या है? रेखा खंड। रेखा खंड क्या है? एक रेखा का निश्चित लंबाई का भाग। जैसे ये रेखा है, इसका जैसे मैंने ये इतना पार्ट इसमें से निकाल लिया। जैसे ये ए बी मैंने यहां निकाल लिया। ए बी, इसकी लेंथ मैं लिख देता हूं जैसे 5 सेंटीमीटर। तो एक रेखा का निश्चित लंबाई का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु भी फिक्स हो और अंत बिंदु भी फिक्स हो। जैसे इसका प्रारंभिक बिंदु भी फिक्स है और अंत बिंदु भी फिक्स है, ये क्या कहलाता है? आपका रेखाखंड कहलाता है। इसकी लंबाई कैसी होती है? परिमित होती है। लंबाई अपन लोग इसकी नाप सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आती है कोण की। कोण किसे कहेंगे? कोण की डेफिनेशन क्या है? देखिए, एक बिंदु पर अगर आप दो किरण खींच लें, जैसे एक किरण ये खींच रखी है आपने, एक किरण ये खींच रखी है, तो
एक बिंदु पे दो किरणों के मध्य ये जो सेफ बन रही है, ये सेफ ही क्या कहलाती है? ये सेफ ही आपका कोण कहलाती है। और कोण को हम जैसे यहाँ अगर मैं ए अंकित कर दूँ, यहाँ अगर मैं बी अंकित कर दूँ, तो ये जो एंगल है ए ओ बी पढ़ा जाएगा। और साधारणतः अपन लोग इसको थीटा है, फाई है, साई है, अनेक संकेतों से अपन लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो ये सब बेसिक परिभाषाएं थी। बिंदु क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, कोण क्या होता है। अब अपन लोग इसमें आगे पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। तो देखिए कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले कोणों के प्रकार में न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? 0 डिग्री से बड़ा वह 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। जैसे ये चित्र मैंने बना रखा है, इसमें देखो आप, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण आपका 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। मतलब अपन लोग यूँ कह सकते हैं कि इस थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ये आपका न्यून कोण हो गया। जैसे कोई भी माप हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 89 हो सकती है, 88 डिग्री हो सकती है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से जो कोई भी छोटी माप है वो न्यून कोण होगी आपकी। ठीक है, चलो दूसरा प्रकार आता है समकोण, राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल है उसको अपन लोग क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। जैसे इस चित्र में आप देखो, ये मैंने यहाँ देखो इस बिंदु पे एक रे ऐसे खींच रखी है, एक रे ऐसे खींच रखी है, और इनके बीच में ये जो एंगल बन रखा है वो कितना बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। और इस 90 डिग्री के एंगल को अपन लोग क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ओके, नेक्स्ट परिभाषा आती है अधिक कोण की, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का कोण अधिक कोण कहलाता है। जैसे इस चित्र में देखो आप, इसमें ये वाला कोण देखो, पहले न्यून कोण था, फिर ये देखो समकोण हुआ, और फिर ये देखो समकोण से ज़्यादा हो गया, 90 डिग्री से अधिक हो गया। तो ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का जो कोण है वो अधिक कोण कहलाएगा आपका। 120 डिग्री हो सकता है, 110 डिग्री भी हो सकता है, 140 डिग्री हो सकता है, 170 डिग्री हो सकता है, 179 डिग्री हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो कोण है वो अधिक कोण के उदाहरण हैं। चलो नेक्स्ट प्रकार है सरल कोण या ऋजु कोण। ध्यान दें, इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे अपन लोग? सरल कोण या ऋजु कोण बोलेंगे। देखिए ये आपका पॉइंट फिक्स है और इस पे एक रे इधर जा रही है और एक रे जस्ट अपोजिट इस इधर आ रही है, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसी एंगल को हम क्या कहेंगे? सरल कोण या ऋजु कोण बोलेंगे। चलो नेक्स्ट आगे जो प्रकार हैं, अगला प्रकार देखो क्या है इसमें? वृहत कोण, और इसको ही अपन लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव एंगल। तो रिफ्लेक्सिव एंगल की क्या परिभाषा है? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम का कोण अधिक कोण, सॉरी वृहत कोण कहलाएगा। 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम का कोण वृहत कोण होगा। जैसे ये वाला कोण है, ये 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से क्या है? कम है। इस कोण को अपन लोग क्या कहेंगे? वृहत कोण। ये वाला जो एंगल बना हुआ है, जो आपको दिखा रखा है मैंने, थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये आपका वृहत कोण है। चलो नेक्स्ट, इसमें जैसे अगर अपन लोग को एग्जांपल है, जैसे 210 डिग्री है, 220 डिग्री है, 260 है, 270 है, 320 है, 340 है, ये सभी के सभी जो कोण है वो किसके उदाहरण है? वृहत कोण के उदाहरण है। देखो अगर अपन इसी के अंदर, इस चित्र में अगर इसकी बात करें, इस कोण की अगर बात करें, तो इस कोण को क्या कहोगे? ये कोण
90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि देखो 90 डिग्री तो ये यहीं बन जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा है, और 180 डिग्री से कम है, क्योंकि देखो 180 डिग्री यहाँ बनेगा, ये वाला 180 डिग्री बनेगा, ये वाला 90 बनेगा। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जो मैंने यहाँ देखो ये दिखा रखा है इससे, ये वाला जो कोण है जिसको मैं एक नाम दे देता हूँ फाई। तो ये जो फाई जो कोण है ये कैसा है, ये अधिक कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो इस फाई को, ये वाला जो एंगल है, ये फाई जो है वो कैसा है, अधिक कोण है। और अगर अपन यहाँ तक की बात कर लें, अगर इसकी बात करें, इसको क्या बताओगे, जैसे साई नाम दे दिया, तो ये क्या है, ये आपका सरल कोण है। और इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये आपका समकोण है। तो कुल मिलाकर आपको सारी परिभाषाएं जो हैं यहाँ दिखाई दी। 90 डिग्री का कोण आपका समकोण हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम आपका अधिक कोण हो गया, और 180 डिग्री का कोण आपका सरल कोण हो गया, और 180 से ज़्यादा और 360 से कम का जो कोण है वो क्या हो गया, आपका वृहत कोण हो गया। तो देखिए इस चित्र को मैं आप लोगों के लिए वापस बना देता हूँ। ये आपका वृहत कोण था, ये वाला जो एंगल था वो वृहत कोण था, और वृहत कोण का जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या है, कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अगला प्रकार आता है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। आसन कोण की क्या परिभाषा देखो, यदि कोई दो कोण आसन कोण होते हैं यदि वे निम्न प्रकार बने हों। कोई दो कोण आसन कोण होते हैं यदि वे निम्न प्रकार बने हों। देखो कौन कौन सी कंडीशंस उन एंगल्स में फॉलो होनी चाहिए। तो उनमें पहली कंडीशन ये है, दोनों कोण एक ही बिंदु पर बने हों। ठीक है, दोनों कोणों को बनाने में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ठीक है, और तीसरी कौन सी बात की पालना होना जरूरी है, कोण बनाने वाली अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हों। दोनों तरफ का क्या मतलब है, कोण बनाने वाली अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, अर्थात कोण बनाने वाली अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आनी चाहिए और एक दूसरी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आनी चाहिए। देखो इस चीज को इस चित्र से समझते हैं अपन लोग। इस चित्र में आप देखो ये दो कोण बना रखे हैं अपन ने, अल्फा और बीटा। देखो ये दोनों कोण कहां बने हुए हैं, एक ही बिंदु पे बने हुए हैं, ओ बिंदु पे बने हुए हैं। तो पहली वाली जो चीज इसमें लागू हो गई, दोनों कोण एक ही बिंदु पे बने हैं। ये अल्फा और ये जो बीटा जो कोण है वो पॉइंट ओ पर बने हैं। आगे बात समझ में, ओके। दूसरी बात देखो, दोनों कोणों को बनाने में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब आप इसमें देखो, इस भुजा को देखो आप, इसको, ये भुजा इसके साथ मिलकर अल्फा बना रही है, ये भुजा इसके साथ मिलकर ये अल्फा बना रही है, और ये भुजा इसके साथ मिलकर ये बीटा बना रही है। मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा दोनों कोणों के निर्माण में काम में आ रही है। तो ये भुजा कॉमन भुजा हो गई, कॉमन आर्म हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन का भी फॉलो हो गया। थर्ड कंडीशन को देखो क्या है। थर्ड कंडीशन कहती है कि कोण बनाने वाली अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हों। तो अब आपको एक काम करना है, आपको कॉमन साइड देखनी है। कॉमन साइड कौन सी थी, ये थी। अब आपको ये चेक करना है कि जो अन्य दोनों साइड हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, ये अन्य दोनों हो गई। तो देखिए कॉमन के, ये तो आ रही है इस ऑर्डर में और ये आ रही है देखो इस ऑर्डर में, दोनों अलग अलग ऑर्डर में आ रही है। ये वाली आपकी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रही है और ये वाली आपकी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रही है। तो ये जो अल्फा और बीटा जो एंगल हैं, ये एंगल इन तीनों कंडीशंस का एक साथ फॉलो करते हैं, तब ही ये एंगल अल्फा और बीटा आसन कोण है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती तो अल्फा और बीटा आसन कोण नहीं होते। एक बिंदु पे बने हुए हैं, ठीक है,
दोनों कोणों को बनाने में एक भुजा अवेनिष्ट है। देखो ये वाली भुजा अवेनिष्ट है क्योंकि ये इसके साथ मिलकर अल्फा बना रही है, ये इसके साथ मिलकर बीटा बना रही है। और कोण बनाने वाले अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हैं। उभयनिष्ठ भुजा को आपने देख लिया, ये थी। अब अपने को अन्य दो को इसके सापेक्ष चेक करना है, तो अन्य दो, एक ये रहेगी, एक ये रहेगी। तो कॉमन ये थी, तो अन्य दो में एक तो इस ऑर्डर में आई, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, और दूसरी क्या किस ऑर्डर में आई, क्लॉकवाइज ऑर्डर में आई। अर्थात अन्य दोनों साइड्स जो है वो कॉमन साइड की क्या हो गई, अपोजिट ऑर्डर में हो गई। इसलिए ये जो चित्र आपके सामने बना हुआ है, इसमें अल्फा और बीटा क्या है, आसन कोण है। चलो आप मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो। इस चित्र में देखो, आप देखें कौन कौन से चित्र जो है आसन कोणों को दर्शाते हैं और कौन सा चित्र आसन कोणों को नहीं दर्शाता। तो ये जैसे पहला चित्र बना हुआ है, इसको देखो आप। इसमें देखो ये वाला पॉइंट कॉमन है, एक ही बिंदु पे बने हुए दोनों कोण अल्फा और बीटा। अब देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके साथ मिली तो अल्फा बना, और ये वाली साइड इसके साथ मिली तो क्या बना, बीटा बना। मतलब ये वाली साइड दोनों कोणों के बनाने में काम में आ रही है। देखो आप यहाँ ये वाला एंगल अल्फा बन रहा है, ये वाला एंगल बीटा बन रहा है, तो ये वाली साइड जो है वो इसके साथ मिलकर अल्फा बना रही है, ये वाली साइड इसके साथ मिलकर बीटा बना रही है। दो कंडीशंस फॉलो हो गई, एक बिंदु पे बनने वाली और एक कॉमन साइड वाली। अब थर्ड कंडीशन को चेक करो। तो थर्ड कंडीशन के लिए क्या करोगे, कॉमन साइड कौन सी थी, कॉमन साइड ये थी। अब अपने को क्या करना है, इस कॉमन साइड के सापेक्ष अन्य दोनों साइड्स को चेक करना है। तो ये वाली जो साइड थी वो तो देखो किस ऑर्डर में आई, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ गई, और ये वाली जो साइड है वो इस कॉमन साइड के किस ऑर्डर में आ गई, देखो क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ गई। तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये अल्फा और बीटा जो है इसमें आसन कोण है। इसको देखो आप सेकंड नंबर को, इसमें क्या है, देखो ये एंगल अल्फा बन रहा है, ये एंगल बीटा बन रहा है। अल्फा और बीटा दोनों एंगल इस एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, ओ पॉइंट पे, एक ही बिंदु पे बन रहे हैं, ओ पे। अब देखो ये वाली जो साइड है वो इसके साथ मिलकर अल्फा का निर्माण कर रही है, ये वाली साइड इसके साथ मिलकर बीटा का निर्माण कर रही है। मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड कॉमन साइड हो गई। ये वाली साइड है वो दोनों एंगल्स के निर्माण में काम में आ रही है, अल्फा के और बीटा के दोनों के निर्माण में काम में आ रही है। तीसरी बात देखो, अन्य दो साइड कौन सी रह गई, अन्य दो साइड ये और ये रह गई, क्योंकि ये तो कॉमन हो गई। अब चलो अन्य दोनों साइड्स को इसके सापेक्ष चेक करो। तो देखो एक तो ये इस ऑर्डर में आई और ये एक इस ऑर्डर में आई, दोनों अपोजिट ऑर्डर में आई। एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ गई और ये दूसरी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ गई। मतलब ये वाला चित्र भी तीनों कंडीशन का फॉलो कर रहा है। तो इसमें भी अल्फा और बीटा आसन कोण है। ओके, इसमें अल्फा और बीटा आसन कोण है, इसमें अल्फा और बीटा आसन कोण है। इसको देखो, अब आप देखो कोण तो अल्फा और बीटा इसमें दोनों बने हुए हैं, दोनों कोण एक ही बिंदु पर बने हुए हैं, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल है। ठीक है, अब आप ये देखो कि कॉमन साइड भी है क्या। तो देखो ये वाली साइड इसके साथ मिली, ये वाली साइड इसके साथ मिली तो अल्फा बना, और ये वाली साइड इसके साथ मिली तो बीटा बना। तो ये वाली जो साइड है ये कॉमन हो गई, ये वाली, क्योंकि देखो ये इसके साथ मिलके अल्फा बना रही है और ये इसके साथ मिलके बीटा बना रही है, तो ये वाली साइड कॉमन हो गई। लेकिन अब आपको थर्ड कंडीशन को चेक करना है। तो कॉमन कौन सी थी, ये कॉमन थी, ये वाली। और अदर दो कौन सी थी, अदर दो में एक ये और एक ये। तो देखो ये अदर दो कैसी हुई, ये भी इस ऑर्डर में आई और ये भी इस ऑर्डर में आई, दोनों एक ही ऑर्डर में आ गई। मतलब ये हुआ कि थर्ड कंडीशन का इसमें फॉलो नहीं हो रहा। दो कंडीशन तो इसमें फॉलो हो रही हैं, पॉइंट कॉमन है, एक ही पॉइंट पे बने हुए हैं, एक साइड भी कॉमन है, परंतु थर्ड कंडीशन का फॉलो नहीं हुआ। थर्ड कंडीशन का फॉलो कैसे नहीं हुआ कि जो अदर दो साइड्स थी, अदर दो साइड्स ये थी, कॉमन साइड ये थी, तो अदर दो साइड्स थी वो कॉमन साइड के एक ही ऑर्डर में आ गई, दोनों एक ही ऑर्डर में आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में दोनों आ रही है। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो दोनों अलग अलग ऑर्डर में चाहिए। तो ये वाला जो चित्र है वो इसमें अल्फा और बीटा आसन कोणों को नहीं दर्शाते। इस चित्र को देखो आप, एंगल तो अल्फा और बीटा बने हुए हैं, इसमें पहली कंडीशन ही फेल हो रही है। एंगल अल्फा तो इस पॉइंट ओ पे बन रहा है और एंगल बीटा इस पॉइंट पी पे बन रहा है, तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई इसमें। तो ये वाला जो कोण है वो आसन कोण नहीं है। ओके, ये वाला कोण आसन कोण नहीं है। तो अब देखो ये वाला आसन कोण नहीं है, तो आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट
पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल, रेखिक कोण युग्म। देखिए क्या परिभाषा है, यदि कोई दो आसन कोणों का योग, ध्यान रहे कोण कैसे होने चाहिए, आसन होने चाहिए। यदि कोई दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण रेखिक कोण युग्म बनाएंगे। इस चित्र को देखो आप, इसमें ये ए और बी जो कोण हैं, ये आसन कोण आपको अभी मैंने बताए थे, आसन कोण है ए और बी दोनों, ठीक है। साथ ही ये ए और बी का जो योग है वो कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ए और बी को जब जोड़ोगे तो ये आपका स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो ए और बी का जो जोड़ है वो यहां कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ए और बी का जोड़ 180 डिग्री हो रहा है, तो ए और बी जो एंगल है वो क्या है, वो रेखिक कोण युग्म में बनाते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था, देखो इसमें अल्फा और बीटा ये भी आसन कोण है कि नहीं है? क्या इनका योग 180 होगा? क्या अल्फा और बीटा का योग 180 होगा? नहीं होगा। तो ये कोण आसन तो है, परंतु इनका योग 180 नहीं है, इसलिए अल्फा और बीटा रेखिक कोण युग्म में नहीं बना रहे। तो यहां से हमें एक बात सीखने को मिलती है, क्या कि यदि कोई दो कोण आसन कोण बनावे तो उनका रेखिक कोण युग्म बनाना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि कोई दो कोण रेखिक कोण युग्म बनावे तो वे सदैव आसन कोण होंगे। दोबारा सुन लो, यदि कोई दो कोण आसन कोण हो तो उनका योग 180 डिग्री होना जरूरी नहीं है, अर्थात उनका रेखिक कोण युग्म बनाना आवश्यक नहीं है। परंतु यदि कोई दो कोण रेखिक कोण युग्म बनाए, जैसे ये ए और बी रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं, तो वे सदैव क्या होंगे, आसन कोण होंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट, अब अपन इस रेखिक कोण युग्म की चर्चा पे आधारित एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, दिए गए चित्र में, ये चित्र आपके सामने है, ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC, जिस पर किरण OC खड़ी है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये एक अदर रेख OC जो है वो इस पे खड़ी है। यदि ए और बी कोणों का अनुपात 3:2 है तो ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ए और बी का योग कितना है? 180 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, ए और बी कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2, और हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान कैसे निकालोगे? ए का अनुपात ऊपर लिख दो, नीचे अनुपातों का योग लिख दो, और गुणा में जो टोटल है 180 वो लिख दो। अब देखो 5 3 15, बचा 3, 5 6 30, 36, 36 को 3 से गुणा करो तो 36 को 3 से गुणा करोगे तो 36 108। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आया? 108 डिग्री आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो कि सपोज कर लो ए का मान 3x है और बी का मान कितना है? 2x है, क्योंकि ए और बी का अनुपात 3:2 है, इसलिए सपोज कर लिया कि ए का वैल्यू 3x है और बी का वैल्यू 2x है। क्योंकि हमें पता है ए और बी का योग कितना, 180, तो चलो 3x प्लस 2x बराबर कितना हुआ? 180 हो गया। तो बताओ कितना आया? 5x बराबर 180 आया। देन x का वैल्यू कितना आया? 180 डिवाइड बाई 5, 36। तो देखो ए का वैल्यू कितना आ गया? 3 गुणा x है ये, तो 3 गुणा 36, 108। अगर आपको b चाहिए तो b 2 गुणा
36, कितना हो गया 72 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इस रेखिक कोण युग्म पे आधारित। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन रेट में आया हुआ है। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, ये AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A माइनस भी 80 डिग्री है तो A का मान क्या होगा? A और B का डिफरेंस कितना दे रखा है 80 डिग्री, और हम ये जानते हैं कि A और B रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो चलो A और B का योग तो हमें पता है 180, और A और B का अंतर अगले ने दे रखा है कितना 80। अब ऐसा करते हैं, हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो चलो जोड़ते हैं। तो A जोड़कर तो कितना हो गया 2A जोड़ का, B जोड़कर B बाकी का, तो ये क्या हो गए कैंसिल, बराबर 180 भी जोड़ का है और ये 80 भी जोड़ का है, तो कितना हो गया जोड़ का 260। चलो A का मान निकालने के लिए इस 2 का इसमें 260 में क्या लगा दो, भाग लगा दो। 2 एकम 2, 2 3 6, 130। तो A का वैल्यू कितना आ गया 130 आ गया। A का वैल्यू कितना है 130। अब मान लो आपको B का वैल्यू निकालने की इच्छा हो तो B का वैल्यू कैसे निकालोगे? A और B का जोड़ 180 है, A का वैल्यू 130 आ गया, तो कैसे निकालोगे? B का वैल्यू 180 में से आप 130 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 50। हमें इस प्रश्न में क्या पूछा था? A का मान पूछा था। A का मान कितना आया 130 आया, तो राइट उत्तर क्या हुआ 130 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। फिर से देखो AOB एक सरल रेखा है जिस पे किरण OC खड़ी है। यदि एंगल AOC इज इक्वल टू 3x माइनस 5 डिग्री, वैल्यू ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 3x माइनस 5 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 2x प्लस 25 डिग्री, तो x का मान अपने से इस प्रश्न में पूछ रहा है। अब आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो एंगल AOC है और ये जो एंगल BOC है, ये दोनों एंगल्स का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं, तो इनका योग कितना होगा 180 होगा। तो चलिए इनका योग आप 180 डिग्री कीजिए। 3x माइनस 5 जोड़ 2x प्लस 25 बराबर 180। अब आप इसमें फिर x की टर्म्स देखिए कितनी हो गई। देखो 3x प्लस का है और 2x प्लस का है, तो कितना हो गया 5x प्लस का हो गया। अब ये देखो माइनस का 5 है और ये देखो प्लस का 25 है। माइनस का 5 और प्लस का 25, तो कितना बचा प्लस का 20 बराबर 180। अब क्या करोगे? पहले इस संख्या को उधर ले जाओगे, आप इसका पक्षांतरण करोगे उधर, तो 5x के बराबर कितना आएगा 180। ये उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी माइनस 20। बताओ कितना बचेगा 160। तो x का मान निकालो, 5 का भाग लगा दो 160 में, ये 5 का भाग लग जाएगा उसमें। तो देखो 5 3 15 बच गया 1, उतारा 0, 5 दूनी 10। तो x का वैल्यू कितना आया 32। हमें इसमें क्या पूछा था? x का मान पूछा था, तो x का मान कितना आ गया 32 आ गया। अब देखो इसमें x का मान न पूछकर अगर आपसे ये कहता कि कोण AOC का माप क्या है, तो आपको एक काम करना पड़ता। अगर आपसे एंगल AOC पूछता तो आपको x का जो मान है वो यहां पुट करना पड़ता इसमें। तो 3 गुणा x का जो वैल्यू आया 32 वो यहां पुट कर दिया अपन ने, और माइनस का 5, 3 दूनी 6, 3 3 9, माइनस का 5, कितना आ गया 91 डिग्री।
और एंगल बीओ से निकालना होता तो या तो आप 180 में से 91 को माइनस कर दो और या फिर इसमें x का मान रख दो, 2 गुणा 32 प्लस 25, 64, 32 दूनी 64 होता है और प्लस का 25, तो कितना हो गया 89। ये 89 आप यहाँ 180 में से 91 को माइनस करके भी निकाल सकते थे। देखो इन दोनों का योग 180 हो रहा है। तो अगर अपने से अगर ये पूछता कि एंगल AOC कितना है तो उसका उत्तर 91 दिया जाता, और एंगल BOC पूछता तो 89 दिया जाता, और x का मान पूछता तो फिर 32 डिग्री इसका उत्तर दिया जाता। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। अगला जो कोणों का प्रकार है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? देखिए, यदि दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों की माप का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वे कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इनका योग कितना हो रहा है बताओ? 50 का और 40 का योग 90, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है। देखो इनका योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। देखो 28 और 62 को जोड़ोगे तो इनका योग भी कितना होगा? देखो 90 होगा, तो ये भी कैसे हैं? पूरक हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि दो कोणों का योग अगर कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कहलाते हैं। जैसे मान लो, और भी अपन लोग इसके उदाहरण ले सकते हैं। मान लो जैसे मैंने ये 25 डिग्री ले लिया, और जैसे ये मान लो कितना लेंगे अपन? 65 डिग्री लेंगे। तो ये वाले जो दोनों कोण हैं 25 और 65, ये भी कैसे हैं? पूरक हैं। इनको आप अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे 25 डिग्री का कोण ये हो गया, और ये जैसे 65 डिग्री का कोण हो गया। अलग अलग भी बना सकते हो, एक साथ भी बना सकते हो। योग इनका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण। क्या परिभाषा है? यदि कोई दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री हो, यदि कोई दो कोणों की माप का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो वे कोण परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। इस समपूरक को परिपूरक भी कहते हैं। और जो अभी अपन ने पीछे पूरक पढ़ा था उसको अनुपूरक कहते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में इन शब्दों को आजकल यूज किया जाता है, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। पूरक को क्या बोलते हैं? अनुपूरक भी बोलते हैं, और समपूरक को क्या बोलते हैं? परिपूरक बोलते हैं। अब देखो इसके डेफिनेशन क्या थी कि दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो वे कोण क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे ये देखो एग्जांपल, आप इन दोनों का योग करोगे कितना आएगा? 180 आएगा, तो ये दोनों कोण कैसे हैं? एक दूसरे के समपूरक हैं। इन दोनों का योग भी कितना? 180 है, तो ये भी एक दूसरे के समपूरक हैं। देखो इन दोनों का योग कितना है? 5 2 और 8 10, 5 2 7 1 8 और 1 का 1, 180 है, तो ये भी कैसे हैं? समपूरक हैं। तो जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो वे कोण कैसे होंगे? एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल अपन लोग पढ़ते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर मिले तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाएगा। जैसे इस चित्र में, या जैसे अपन लोग इस प्रकार से दो रेखाएं खींचते हैं, दोनों रेखाएं, जैसे ये वाली एक रेखा हो गई, ये वाली दूसरी रेखा हो गई, जैसे इसको L नाम दे दिया, ये M नाम दे दिया, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों लाइंस को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा अपन लोग इनको कहेंगे। L और M इस चित्र में कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को बिल्कुल भी ना मिले, जैसे इस प्रकार की रेखाएं, पी रेखा है, क्यों रेखा है, ये रेखाएं एक दूसरे को कितना ही बढ़ा लो आप, इन दोनों को आगे पीछे कभी नहीं मिलेंगी। और इन दोनों के बीच की जो लंब दूरी है, ये भी क्या रहेगी? सदैव समान रहेगी, जैसे रेल की पटरियां होती हैं अपनी। तो ये किसका उदाहरण हो गया? इसमें जो रेखा पी और क्यू है वो कैसी रेखा है? समांतर रेखा है।
इनको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। और इसमें ये जो रेखा एल और एम है वो कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये पैरेलल लाइंस है। तो अपनी ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो डेफिनेशन है उसमें देखिए क्या है, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसे अपनी कैंची होती है, कैंची को आप जैसे खोल लेते हो ऐसे, तो कैंची को खोलने के बाद की स्थिति यही है। तो इसमें क्या होता है, ये आमने सामने के जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं आपस में। जैसे ए कोण है वो बी कोण के बराबर होगा, और जो सी कोण है वो किसके बराबर होगा, डी कोण के बराबर होगा। ये आमने सामने के जो कोण बनते हैं इनको अपन लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये कोण कैसे होते हैं, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, सम्मुख कोण भी कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इनको अपन लोग अंग्रेजी में कह देते हैं। तो कैंची वाला उदाहरण इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। कैंची को जब आप खोलोगे तो उसमें आमने सामने के जो एंगल हैं वो बराबर होंगे, और इस साइड वाले जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे इसमें ये वाले एंगल बराबर है और ये वाले एंगल बराबर हैं। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। देखो, दिए गए चित्र में AB तथा CD परस्पर बिंदु O पे काटती हैं। ये देखो, एक लाइन AB है और दूसरी लाइन क्या है, CD है, और दोनों कहां पे काट रही है, O पे काट रही हैं। यदि कोण AOD, ये वाला जो एंगल है AOD वो 3x - 10 है, और एंगल BOC ये कितना है, 2x + 30 है। तो एंगल AOC पूछा है, AOC मतलब हमें ये वाला कोण पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्स का मान निकालेंगे। और अक्स का मान कैसे निकालेंगे, ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो चलो इनको बराबर कर देते हैं। 3x - 10 बराबर 2x + 30। अब हमें x का मान निकालना है, क्योंकि x का मान निकलेगा तभी ये वाला कोण AOD प्राप्त होगा। ये AOD कोण तभी प्राप्त होगा जब x का मान निकलेगा। तो x का मान निकाल लेते हैं। देखो, इस 2x को अपन लोग इधर ले आते हैं, क्योंकि x के टर्म एक साइड में करनी होंगी और ये जो संख्याएं हैं उनको अपने को दूसरे पक्ष में ले जाना होगा। तो 3x - 2x, इसको उधर ले जाओ, 30 प्लस का पहले से है और ये प्लस का 10 हो जाएगा उधर जाके। ये 3x में प्लस का है और ये 2x माइनस का, तो कितना बचेगा, x प्लस का बचेगा। बराबर बताओ कितना हो गया, 30 और 10 40। तो x का मान अगर अपने से पूछता तब तो कितना उत्तर देते, 40। लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा गया, हमें तो ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो इसके अंदर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है उनका योग कितना है, 180 है। देखो ये और ये, इन दोनों का योग 180 है। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये एंगल AOD निकाल लेते हैं। तो एंगल AOD कितना आया, 3 गुणा x का मान इसमें रखना पड़ेगा अपने को, कितना आया था 40 और -10, 120। 40 को 3 से गुणा करोगे तो 120 आएगा, -10 कितना आ गया, 110। तो ये वाला कोण 110 आ गया। अब देखो ये जो कोण है वो इन कितना है, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो आपको ये कोण कितना मिल गया, 110 का मिल गया। तो बताओ ये कितना बच गया, पीछे कितना बच गया, 70 डिग्री। तो एंगल AOC का मेजरमेंट आ गया 180 बाकी 110 बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो गया ये।